पीएसएल को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग कहा जाता है और आजकल पीएसएल का 10वां सीजन चल रहा है और ये सीजन जो जीतेगा उसे 14.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये रकम सुनने में तो आपको बहुत बड़ी मालूम होती होगी, लेकिन एक पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए ये सिर्फ पीनट्स हैं, क्योंकि इस बात को आप खुद सोचें कि पीएसएल की जो सबसे सस्ती टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है वो एक साल में 30 करोड़ रुपए पीसीबी को देती है। तो इसलिए जिस टीम की अपनी ब्रांड वैल्यूएशन 30 करोड़ रुपए है वो ट्रॉफी का 14 करोड़ रुपए जीतकर क्या ही करेगी। तो याद रहे ये टीम सबसे सस्ती टीम है, जबकि दूसरी पीएसएल की टीम्स इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो ऑब्वियस है इस ट्रॉफी के सिर्फ 14 करोड़ रुपए के लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट पीसीबी को नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर पीएसएल की विनिंग प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर क्या मोटिवेशन है एक फ्रेंचाइज के पास कि वो ट्रॉफी को जीते। और आज इस वीडियो में मैं यही आपको समझाऊंगा दैट व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। And Gladiators have won the final. Karachi Kings. He's being mobbed in the middle. Shaheen Shah Afridi. And it's through the infield. Islamabad United win this contest. एक पीएसएल फ्रेंचाइज को खरीदने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, जब टीम्स का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए और उन सारे फ्रेंचाइज में से कोई ओनर अपनी टीम क्विट कर दे तो आप जाके बिडिंग प्रोसेस में बैठ सकते हैं उस टीम को खरीदने के लिए। और दूसरा, जब भी कोई नई टीम ऐड होती है तो पीसीबी इन्विटेशन जारी करता है तो आप बिडिंग प्रोसेस में बैठकर वो टीम को खरीद सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अगर टीम खरीदना चाह रहे हैं तो कोई भी सिटी का नाम ले आओ और पीसीबी के सामने रख दो और पैसे दे के उनसे खरीद लो, ऐसा नहीं होता। बल्कि खुद पीसीबी इनविटेशन लेटर जारी करता है और उसमें सिटी का नाम भी लिखता है जिस पर बिडिंग लगानी हो। उसके लिए आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके $1000 पीसीबी को एज अ फी पे करते हो। उसके बाद पीसीबी आपको इनवाइट करती है बिडिंग कमेटी के साथ हेड टू हेड इंटरेक्शन के लिए और उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि आप बिडिंग प्रोसेस में बैठ सकते हो या नहीं। और किसी भी एक टीम पर बोली उसकी ब्रांड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही लगती है, यानी वो टीम कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है इवेंचुअली उस फ्रेंचाइज को। फॉर एग्जांपल 2015 में पीसीबी ने 5 फ्रेंचाइजीज राइट्स को सेल किया था और ये राइट्स $93 मिलियन के सेल हुए थे। डिफरेंट टीम्स की डिफरेंट प्राइसेस थी। इनमें से कोयटा ग्लैडिएटर सबसे सस्ती बिकी थी जिसको $11 मिलियन में उमर एसोसिएट ने खरीदा था। उसके बाद इस्लामाबाद की बोली लियो9 ग्लोबल स्पोर्ट्स ने $15 मिलियन की लगाई और वहीं पेशावर को $16 मिलियन में जावेद अफरीदी यानी हायर ग्रुप ने खरीदा था। उस वक्त पीएसएल की दो महंगी टीम कराची और लाहौर थी। लाहौर की कीमत $25 मिलियन थी जबकि कराची सबसे महंगी $26 मिलियन में बिकी थी। और इस तरह इस बिडिंग प्रोसेस में कराची सबसे महंगी तरीन फ्रेंचाइज बनी जिसे ARY के मालिक सलमान इकबाल ने खरीदा था। अब इन 5 टीम्स के ओनर्स के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, यानी 2015 से लेकर 2025 तक ये टीम इन ओनर्स के पास रहेंगी। और इसके बाद पीएसएल में कंपटीशन ज्यादा हो इन 5 टीम्स के अलावा भी छठी टीम की एंट्री होती है, मुल्तान सुल्तान्स। और इस टीम को शॉन ग्रुप $5.2 मिलियन पर ईयर की बोली पर खरीदता है। ये एक दुबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी थी जिसको कुछ टाइम के बाद ही एक्सप्लॉइटिंग एलिगेशंस की वजह से दुबई लैंड डिपार्टमेंट सीज कर देती है और बैंकरप्ट होने की वजह से इस ग्रुप को मुल्तान सुल्तान से भी एग्जिट लेना पड़ता है। और उसके बाद इसको आलमगीर तरीन $6.35 मिलियन की बिड पर बाय करते हैं। आलमगीर तरीन जहांगीर तरीन के सगे भाई थे और अली तरीन के चचा थे। और मुल्तान के साथ भी 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इन सारी 6 टीम्स का कॉन्ट्रैक्ट 2025 में एक्सपायर हो जाएगा और 2026 में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। तो पीसीबी सबसे पहले इन पुराने कॉन्ट्रैक्ट ओनर से ही पूछेगा कि क्या वो दोबारा ये टीम्स को ऑन करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर ये ओनर कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करना चाहते हैं तो इनको 25% इंक्रीमेंट पीसीबी के साथ साइन करनी होगी, यानी जितने भी पैसे ये ओनर्स एक पीएसएल फ्रेंचाइज ऑन करने के लिए पीसीबी को देते हैं उसमें 25% इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन पीएसएल का ये लीज मॉडल है, यानी आप कंप्लीट फ्रेंचाइज को ऑन नहीं करते बल्कि उसको भाड़े पे किराए पर लेते हो। और अभी तक के पीएसएल बिजनेस मॉडल में पीसीबी ने कोई भी चेंजिंग नहीं की। और मुल्तान सुल्तान के ओनर ने ये भी कहा है कि वो कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहे हैं। जब इन्होंने थोड़ा चेंज किया था कॉन्ट्रैक्ट को, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, उससे हमारे लॉसेस थोड़े कम हो गए थे। जो 95% की है 95% किया था वो वाला, तो तब और फिर डॉलर बैक भी किया था तो उससे डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ गया था। लेकिन अभी भी नुकसान हमारा है काफी सिग्निफिकेंट। देखिए पीसीबी के 4 मेन अर्निंग स्ट्रीम्स है जहां से वो पीएसएल से पैसा बनाता है। नंबर 1 टीम ओनरशिप, ये सारी 6 टीम्स की बिडिंग से जितना भी पैसा आता है वो पीसीबी रखता है। नंबर 2 स्पॉन्सरशिप्स। अब स्पॉन्सरशिप में सबसे पहले आता है टाइटल स्पॉन्सर जो पिछले 10 साल से एक ही है और वो है HBL। आपने देखा होगा कि जब भी पीएसएल का नाम लिखा या बोला जाता है तो साथ HBL भी लिखा जाता है जो कि टाइटल स्पॉन्सर है। 2016 से लेकर 2018 तक HBL ने तकरीबन 55 करोड़ पीसीबी को
पे किया था टाइटल में अपना नाम लिखवाने के लिए। और 2019 से लेकर 2021 तक ये प्राइस 214 करोड़ थी। और इसके बाद 2022 से लेकर लेटेस्ट एडिशन यानी 2025 तक इसकी प्राइस 340 करोड़ थी। अब इसका 5% पीसीबी को जाता है और 95% तमाम फ्रेंचाइजीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसके बाद आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। एक स्टेडियम में जितने भी बिल बोर्ड्स और पोस्टर लगे होते हैं वो ऑफिशियल स्पॉन्सर कहलाते हैं। अपने अक्सर मैच के दौरान ये देखा होगा इनवरएक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट या टिकटॉक सुपर 6 या पेप्सी कैच ऑफ द मैच या इत्तेहाद पावर रन, ये सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कहलाते हैं। और इसके अलावा भी टपाल टी, ओसाका बैटरीज और दीगर भी आपने एड्स मैच के दौरान देखी होंगी। इन सब को ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप में कंसीडर किया जाता है। और इन सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर से पीसीबी तकरीबन एक एडिशन में 3 अरब रुपया कमाता है। इसके बाद थर्ड पर आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, यानी ये पीएसएल के मैचेस कौन से टीवी पर टेलीकास्ट होंगे। अब ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में असल पैसे का खेल होता है और पीसीबी अपना मैक्सिमम रेवेन्यू भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सेल करके ही अर्न करता है। देखिए 2024 और 25 के कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने 2 साल के लिए पीएसएल के राइट्स को 6.3 बिलियन रुपीस में सेल किया था, जो तकरीबन 6 अरब और 30 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसे ए स्पोर्ट्स और पीटीवी ने बाय किया था। और वहीं 2022 और 23 के लिए पीसीबी ने पीएसएल के टीवी राइट्स को यानी तकरीबन 4 अरब और 35 करोड़ रुपए। और इस टीवी के अलावा अगर हम पीएसएल के ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात करें तो 2024 और 25 में 1 अरब और 85 करोड़ रुपए में ओटीटी राइट्स सेल किए गए थे। तमाशा, टैपमैट, स्नैक वीडियो और माइकोन इन राइट्स को अवेल किया था। और वहीं 2022 और 23 के पीएसएल ओटीटी राइट्स की प्राइस अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेंटेटिवली 80 से 90 करोड़ उस साल पीएसएल ओटीटी राइट्स की प्राइस थी। अब 2026 में इसमें से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया जाएगा, तो पीसीबी की क्या बिडिंग पॉलिसी आती है वो हमें अगले साल ही पता लगेगा। अब इस सारे पैसे का तकरीबन 5% पीसीबी को जाता है और 95% तमाम फ्रेंचाइजीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारे टीवी चैनल्स लॉस में जाते हैं क्योंकि कोई इतना पैसा क्यों ही देगा सिर्फ मैच दिखाने का, तो पहले ये जान ले कि एक मैच में 10 सेकंड का एड चलाने के लिए भी ये चैनल्स 20 से 30 लाख रुपया चार्ज करते हैं। और ये सारे चैनल भी बिजनेस करते हैं। अब ऑब्वियसली ये कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे कि पब्लिक की एंटरटेनमेंट के लिए ये अपना इतना ज़्यादा नुकसान कर दें। और नंबर 4 पर आता है गेट मनी, यानी पीएसएल मैचेस की टिकट सेल करके भी पीसीबी अच्छा खासा पैसा बनाता है। अगर गेट मनी की बात की जाए तो इधर से भी एक एडिशन में करोड़ों रुपए बनते हैं, लेकिन लास्ट ईयर पीएसएल 9 में ऑडियंस के लो टर्नआउट और रेन की वजह से कुछ वॉश आउट मैचेस की वजह से पीसीबी को तकरीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा पीएसएल मर्चेंडाइजेस यानी की, लॉकेट्स और आपकी फेवरेट टीम की टी शर्ट्स, इससे भी पीसीबी को लाखों करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट ईयर 2026 में यानी पीएसएल 11 में हमें ये बिजनेस मॉडल में शायद बहुत कुछ चेंज होता हुआ मिले। उसकी वजह यह है कि इस बिजनेस मॉडल से कुछ फ्रेंचाइजीज के ओनर्स खुश नहीं हैं और वो ये कहते हैं कि हमें हर साल नुकसान होता है। अब जैसे कि मुल्तान सुल्तान के ओनर ने एक बात कही कि अगर रेवेन्यू को इक्वली हर टीम में डिस्ट्रीब्यूट होना है तो बिडिंग करके एक टीम को दूसरी से एक्सपेंसिव रखने का कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि मुल्तान सुल्तान पीएसएल की सबसे महंगी टीम है और वो बाकी टीम से तकरीबन डबल और कुछ फ्रेंचाइजी से तो वो ट्रिपल पैसे देती है पीसीबी को एक साल के। Where most of money comes in from broadcast revenue, sponsors, all of this. लेकिन जब 2 टीमें ऐड होंगी तो क्या होगा? Now the currently is being divided by 6 + 1, फिर क्या होगा? 8 + 1 हो जाएगा। अगर वो होगा so now will all become poorer now as teams. और ये भी कि पीएसएल में टीम्स को लीज पर दिया जाता है, यानी ओनर्स के पास फ्रेंचाइज की कंप्लीट ओनरशिप नहीं होती। In every successful franchise league, there is a model of ownership. कि you own the asset and once you own the asset, जो भी आप पैसे खर्च करोगे आप एक बिल्ड कर रहे हो। अभी all of our 6 teams are simply renting the team every single year from the PCB. एक साल में रेंट ना दिया the team is gone forever and we have no rights. जैसा कि आईपीएल में होता है कि ओनर्स के पास टीम की कंप्लीट ओनरशिप होती है। मतलब अगर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर लाना चाहते हैं, जैसे आईपीएल ने किया, they brought in foreign investors, उन्होंने अपने चीज़ें बेहतर की हैं, they brought investment into India. We can't sell anything because we're renting a team and we have no rights. अगर ऐसा हो जाए तो ओनर्स अपनी टीम में मेगा चेंजेस भी कर सकते हैं, इवन अपने स्टेडियम्स भी बना सकते हैं। उससे जितनी भी गेट मनी कलेक्ट होगी वो टीम ओनर्स के पास जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर शायद पीएसएल में हमें 2 मजीद टीम्स देखने को मिलें, जिसकी बेट प्राइस $7 मिलियन और $10 मिलियन रिस्पेक्टिवली हो सकती है। और अगर ऐसा होता है यानी 2 टीम्स की एडिशन होती है तो बाकी टीम्स के रेवेन्यू परसेंटेज में भी चेंजिंग हमें देखने को मिलेगी। अब इन सवालात के जवाब हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे कि क्या पीसीबी टीम्स के रेवेन्यू
टीम्स को बढ़ाता है, और क्या टीम के मालिकान को कंप्लीट ओनरशिप मिलेगी या फिर यही लीज सिस्टम और यही पुराना बिजनेस मॉडल को फॉलो किया जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन बहुत मिलती है। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।